आई नो कि तुम में से बहुत सारे बच्चे अभी भी पैनिक कर रहे होंगे और नए साल की शुरुआत में हैप्पी न्यू ईयर तो बहुत सुन लिया, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर सुनते सुनते दिमाग में एक जगह तो एक थॉट चल ही रहा होगा कि यार जनवरी आ गया, अब तो हमने कुछ किया नहीं है, कैसे हम पढ़ाई कर लें, या फिर हमने जो भी किया है, जो भी पढ़ा हुआ है हम भूल चुके हैं, तो अब कैसे उसको रिवाइज करें। और ऊपर से फिर प्रैक्टिकल्स भी आ गए हैं, तो प्रैक्टिकल्स को कैसे मैनेज करें और साथ में फिर इस पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। तो यार बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज की वीडियो में तुम्हारे पूरे जनवरी को कैसे तुम्हें एकदम 100% अच्छे से यूटिलाइज करना है उसकी पूरी ट्रिक बता दूंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एकता सोनी एंड विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में यार मैं तुमसे टू द पॉइंट बात करने आई हूँ। मुझसे बहुत सारे ऐसे बच्चे पूछते हैं कि दीदी जनवरी आ गया है, सब लोग न्यू ईयर मना रहे हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन हमारा नया साल तो एंजाइटी और परेशानी और टेंशन में ही आया है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पीक लेवल की टेंशन हो रही है कि अब हम करें तो करें क्या। जनवरी के अंदर हमारा इतना सारा सिलेबस है, उसको रिवाइज करना, साथ में फिर प्रैक्टिकल्स को मैनेज करना, हमें बहुत टेंशन हो रही है। और ऊपर से फिर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमसे पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि हमारा मन ही नहीं करता है पढ़ने का, बोरियत फील होती है, नींद आती है और इतना आलस आता है कि बिल्कुल भी पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो ऐसे में करा क्या जाए, और हमें थोड़ी बहुत ना मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। तो यार मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जनवरी का महीना चल रहा है, तुम एक बार खुद सोचकर बैठकर देखो कि तुम्हें मोटिवेशन की अब क्यों ज़रूरत है। मतलब लिटरली तुम सोचकर देखो, एक बात सोचने की ये कि मतलब थोड़ा सा हार्श होंगी, वेरी वेरी सॉरी। एक तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आगे कुआं पीछे खाई, करो या मरो वाली सिचुएशन है, और इस मोमेंट में आके तुम पूछ रहे हो कि मुझे मोटिवेशन दे दो। मतलब एक वो बात हो गई कि तुम इतनी बुरी तरीके से एक डेजर्ट वाले इलाके में फंस गए हो। सोचकर देखो, इमेजिन करके देखो, आसपास सिर्फ रेगिस्तान है, ऐसे इलाके में फंस गए हो जहाँ से तुम निकलना तो चाहते हो, तुम्हें पानी की प्यास भी बहुत लग रही है। तुम सोच रहे हो कि भैया हमें कोई निकाल दे, कोई आएगा थोड़ी ना तुम्हें निकालने के लिए, तुम्हें खुद निकलना पड़ेगा। तुम्हें खुद से, अगर तुम खुद के पैर चला के खुद नहीं जाओगे, निकलोगे नहीं, तो कैसे बनेगा काम। वही बात है यार, मोटिवेशन की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अब नीड है तुम्हारी। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, नीड है तुम्हारी ये, ठीक है। तो मोटिवेशन की तलाश मत करो, पहली बात। दूसरी बात, जो तुम सोचते हो ना कि प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल को कैसे मैनेज करना उसके लिए बात करती हूँ। देखो यार, पूरा जनवरी का महीना है, जितने बच्चों से मैंने बात करी है उन्होंने मुझे बताया है कि प्रैक्टिकल्स हमारे जनवरी के लास्ट महीने में होने वाले हैं। तो मैं ना प्रैक्टिकल्स के लिए एक हफ्ता निकाल के चल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट के तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे। मैक्सिमम कितने प्रैक्टिकल्स होंगे? 10 से 15 प्रैक्टिकल पर सब्जेक्ट होंगे तुम्हारे, ठीक है। उसमें तुम्हारा जो रिकॉर्ड वाला काम होगा, जो फाइल बनानी होती है, वो शायद तुमने अब तक बना ली होगी। और अगर तुमने नहीं बनाई है, जो डमी स्कूल वाले बच्चे जो नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो यार उनको मैं रेकमेंड करूंगी कि अपने भैया दीदी या फिर कोई भी सीनियर है, कोई भी तुम्हारे घर में जो खाली बैठा हुआ है ना, उसको अपने फाइल और रिकॉर्ड पकड़ा दो, वो बना देगा। फाइल रिकॉर्ड की टेंशन मत लो, बस ये टेंशन लो कि जनवरी के महीने में अगर तुम्हारे स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, कि अगर तुम्हें प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करवा रहे कि ठीक है ये इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, ये प्रैक्टिकल कैसे काम करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, ये सारी चीज़ें अगर स्कूल की लैब में सिखाई जा रही हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि स्कूल मिस मत करना। अगर तुम्हें नहीं सिखाई जा रही ये सारी चीज़ें, अगर तुम्हें बस ऐसे बोला जा रहा है कि स्कूल तो आना ही पड़ेगा, ये वो स्कूल में ऐसा कुछ तुम्हारा काम नहीं हो रहा है, तो मैं रेकमेंड करूँगी स्कूल मत जाना अभी के टाइम पर। अभी के टाइम पर सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना और प्रैक्टिकल्स के टाइम पर स्कूल जाना। लेकिन यार अगर तुम्हारे प्रैक्टिकल्स की थोड़ी भी प्रैक्टिस हो रही है स्कूल के लैब में, तो प्लीज़ स्कूल जाना, ताकि लैब में जो भी हो रहा है ना, उसी टाइम प्रैक्टिकल्स का काम थोड़ा वहीं पर करके आ जाया करो। जब लैब में एक इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे होते हैं, तो यार उसी टाइम ही तुरंत वहीं के वहीं ही चीज़ों को याद करके आ जाया करो, यार ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे काम करता है। अब उसको पूरा, उस प्रैक्टिकल को लिखना कैसे, क्या ऑब्जर्वेशन होता है, रिजल्ट क्या आता है, कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है, कैसे आपको पूरा उसको मैनेज करके कॉपी में लिखना है, वो चीज़ें तुम प्रैक्टिकल की जो बुक आती है, या फिर जैसे भी तुम अपना लिख रहे हो, स्कूल वाले तुम्हें लिखाते हैं प्रैक्टिकल्स, जैसे भी है उस वे में बस उसको रीड कर लिया करो। सिंपल सी बात है, रटना नहीं है उस थ्योरी को, क्योंकि इस थ्योरी को रटने से कुछ नहीं होगा। मेरे खुद के बैच में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया था थ्योरी के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल्स के लिए कुछ नहीं किया। टीचर्स खुद ही ऑलमोस्ट चीटिंग करवा देते हैं। मतलब प्राइवेट स्कूल्स की बता रही हूँ, रेप्यूटेड स्कूल से केवी वेवी है, उनका मुझे आइडिया नहीं है, बट येस प्राइवेट स्कूल्स वाले आपको चीटिंग करवा देंगे। इसके लिए मैं एक छोटी सी टिप ये देना चाहती हूँ एज अ सीनियर, अपने टीचर के साथ थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग बना के चलना इस टाइम पर, उनके साथ में बात करना और थोड़ा सा इंसाइट्स लेना अपने सीनियर से और अपने टीचर से भी, कि
क्या सीन रहता है प्रैक्टिकल का और एग्जामिनर का। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले अपना फाइल रिकॉर्ड तैयार करके रख लेना, करवा लेना या तो खुद कर लेना। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनर्स आते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, जो सारी चीज़ें नोट करते हैं, इंडेक्स लिखा है कि नहीं लिखा है, प्रिंसिपल के साइंस है ना, वो प्रिंसिपल या फिर कोई आपके स्कूल टीचर या जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाता है उस सब्जेक्ट के टीचर के साइन वहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस एक्सटर्नल एग्जामिनर को ना वो सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन चाहिए होती है, कवर चढ़ा हुआ। दूसरा काम मैंने आपको बता दिया, स्कूल में सारे प्रैक्टिकल्स को अच्छे से पढ़ते जाना और उनके साथ के साथ उसी टाइम थ्योरी को पढ़ते जाना। मतलब ऐसा रटने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पर आपको सॉर्ट करवा दिया जाएगा आपका काम। तीसरी चीज़ यार, प्रैक्टिकल्स के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ कि जिस दिन तुम्हारा मेन प्रैक्टिकल हो रहा हो उस दिन अगर तुम्हें कुछ आता ना हो ना, तो भी तुम थोड़ा बहुत इसे करते रहा करो। ऐसा नहीं कि चुपचाप जाके ऐसे सुनने से खड़े हो गए कि ठीक है हमें तो कुछ नहीं आता, वैसे खड़े हैं, एग्जामिनर आ रहा है और तुम्हें देख रहा है, ऐसे ऑब्जर्व करता है भाई तुम्हें, वो तुम कर क्या रहे हो 3 घंटे के अंदर, तुम्हें ऑब्जर्व करेगा। तुमने कुछ नहीं किया होगा, तुम्हारे वैसे ही नंबर काट लेगा वो। तो कुछ ना कुछ करते रहा करो, नहीं भी आता तो थोड़ा बहुत ऐसे क्लास देख लो, ये काम कर लिया करो और थोड़ा बहुत लिखने की एक्टिंग कर लिया करो, बट कर लिया करो। बस आपको थोड़ा सा इंप्रेशन बनाना होता है, बस दैट्स इट। और फिर बारी आती है प्रैक्टिकल की कॉपी की। प्रैक्टिकल कॉपी में सब कुछ वैसा का वैसा लिखो जैसे प्रैक्टिकली किताब में लिखा हुआ है या तुम्हारे स्कूल टीचर्स ने तुम्हें लिखवाया है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आना चाहिए, यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाना है। वो सारी चीज़ें वैसे की वैसे तुम लिखने की कोशिश करो। वो पॉइंटर्स ध्यान में रखो कि इस वे में मेरे सारे प्रैक्टिकल्स चलते हैं, पहले ये लिखना होता है, फिर ये लिखना होता है, फिर ये लिखना होता है। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में भी तुम लिख सकते हो उसे। ठीक है, फिर लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है वाइवा। वाइवा में काफ़ी सारे बच्चों की फट जाती है, उनको टेंशन होने लगती है कि यार वाइवा में पता नहीं क्या पूछेंगे। यार वाइवा कोई तोप चीज़ नहीं है, यहाँ पर तुमसे ऐसे कोई तोप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जिसमें तुम फंस जाओ। तुमसे एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे वाइवा के अंदर, इसलिए सिलेबस को कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो तो 70-80% जितना भी तुमसे सिलेबस हो गया है ना, सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना। वो टीचर तुमसे क्वेश्चन पूछने लगे, मान लो कि तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं आया, तो तुम उसको ऐसे एकदम रूड वे में मत बोलो, या फिर तुम ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। उसको ऐसे बोलो कि सर वेरी सॉरी, मुझे ना थोड़ा सा इस चैप्टर पे काम करने की ज़रूरत है, मेरा वीक चैप्टर है ये, आप ये वाले चैप्टर्स में से देख लो कि मेरे को ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से आते हैं, तो आप इस चैप्टर्स में से आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो इतना ऐसे कॉन्फिडेंट होकर बोलो उसे और हम्बल तरीके से बोलो, ऐसा उस पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो तुम्हारे नंबर काट लेगा, मैं बता रही हूँ। ठीक है, और ऐसे यार एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं वो कभी भी ज़्यादा नंबर काटते नहीं है जनरली, और ज़्यादा ही रूड आ जाए वो तुम्हारी किस्मत है कितने नंबर दे वो तुम्हें, बट जनरली 30 में से 30 या 28-25 तक ना तो दे ही देते हैं। मतलब मैंने देखा अपने बैच के स्टूडेंट्स को जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई करी थी फिर भी 25-30-28 नंबर तो आ ही रखे थे प्रैक्टिकल्स में। तो उसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेनी है तुम्हें अपनी सिलेबस की, कि भाई उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, मतलब उसको एक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कैसे करना है बस वो देखना है। अब बात करते हैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की। तो देखो यार, जनवरी के अंदर ना मैं मान के चलती हूँ ऑन एन एवरेज 20 दिन, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए 1 हफ्ता निकाल के चलती हूँ। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चे हैं उनको तो 3 प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, और जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनको मैथ्स तो देना नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री करना है। तो बेसिकली मैं मान के चलती हूँ कि जो थ्योरी आप पढ़ते हो ये प्रैक्टिकल से 2 दिन पहले तुम पढ़ लेना यार, मतलब ज़्यादा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल से सिर्फ 2 दिन पहले उन थ्योरी को एक बार, सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक बार देख लेना, रीड कर लेना। ठीक है, तो वो उतना में हो जाएगा। तो आप, मैं मान के चलती हूँ 1 हफ्ता तुम्हारा ऐसे करके प्रैक्टिकल्स में निकल जाएगा, बैक टू बैक अगर प्रैक्टिकल्स हैं तुम्हारे तो हो जाएगा 1 हफ्ते में। तो ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास 20 दिन रहते हैं जनवरी के अंदर। इस 20 दिन में तुम्हें अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। हो सकता है यार तुम में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, तो जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनको सिर्फ रिवाइज करना है इस टाइम पर। रिवाइज कैसे करोगे यार, देखो अभी के टाइम पर इस 20 दिन को मैंने ना ऐसे 3 वीक्स में डिवाइड किया, 20 या 21 दिन मान के चलते हैं अपने पास, तो 3 वीक्स है अपन एकदम ऐसे ऑन एन एवरेज देखें तो एक वीक ना अपन मेन सब्जेक्ट्स को देंगे। काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं, इंग्लिश हिंदी को उठा के बैठ जाते हैं। यार देखो, इंग्लिश हिंदी इज गुड, मतलब वहाँ पर भी आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे, आई अंडरस्टैंड, बट इंग्लिश हिंदी मैं सजेस्ट करूँगी फरवरी में पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स ना 20 फेब के बाद में, तुम्हारे पास टाइम रहेगा, तब आराम से इंग्लिश हिंदी को और फिजिकल एजुकेशन जो भी हो उनको पढ़ते रहना। ठीक है, अभी के टाइम पर तुम अपने मेन सब्जेक्ट्स जो है ना उनको एक बार कवर अप कर लो, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, वहां दिमाग लगता है और वहां पर गड़बड़ हो सकती है तुमसे। तो अभी एक बार उनको क्लियर करके चलो, जब वो क्लियर हो जाएंगे तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है इंग्लिश हिंदी की ज़्यादा टेंशन नहीं सताएगी, क्योंकि वो थियरी होती है, वो स्टोरीज होती हैं। ठीक है, वो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खाती, वहाँ पे सिर्फ रट्टाफिकेशन चलता है, वो हो जाता है। ठीक है, अभी रटने बैठोगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं, बाद में जाके भूल जाओगे। तो अभी के टाइम पर तुम्हें 3 वीक्स मैं देती हूँ। इस 3 वीक के अंदर तुम्हें 1 वीक, सबसे पहले वीक में, शुरुआत के पहले वीक में
तुम्हें करना है वो वाला सब्जेक्ट जो तुम्हें सबसे हार्ड लगता है। अब मैं ये नहीं बोलूँ कि फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री कर लो, बायो कर लो, मैथ कर लो, तुम्हारी मर्जी है वो कर लो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। एक वीक में तुम्हें उस कंप्लीट सब्जेक्ट को लेना है और कंप्लीट करके छोड़ना है। अब यार काफ़ी बच्चे बोलेंगे दीदी बोरियत फील होने लगती है हमें एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए। आई अंडरस्टैंड होती है, बट यार कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही सिलेबस रिवाइज होता है। अगर तुम एक एक चैप्टर करने लगोगे तो दिक्कत हो सकती है शायद। ऑलमोस्ट बच्चे मतलब जिनका फिजिक्स जो होता है वो वीक होता है, मतलब पीसीबी वाले बच्चों की बात करूँ तो फिजिक्स उनका वीक होता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी फिजिक्स को पहले कंप्लीट कर लो, या तुम्हारा केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री को पहले वीक में कंप्लीट कर लो। इसको आराम आराम से करोगे। और पता है चैप्टर्स को कैसे करोगे, हाई वेटेज टू लो वेटेज। हमेशा देखो कि बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, और अगर तुम डमी स्कूल वाले बच्चे हो जो नीट और आईआईटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना कि भाई 12th का सिलेबस कर रहे हैं तो 12th में नीट और आईआईटी में कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में भी वो चैप्टर कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही वाले चैप्टर हम पहले करेंगे और बाद में हम वो वाले चैप्टर्स करेंगे जो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हें एक वीक में उस चैप्टर के साथ में, उस सब्जेक्ट के साथ में प्रोसीड करना है। वो सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लेना है। पिछले 5 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक लगा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इतने में तुम्हारा एक सब्जेक्ट यार बहुत अच्छे से हो जाएगा। हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत रह जाए तुम्हारा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अपने शेड्यूल में अपन देखेंगे कि अपना बोर्ड एग्जाम का जो शेड्यूल है वहाँ पर कोई गैप डेज मिलेंगे, वहाँ पर अपन वो कवर अप कर लेंगे या थोड़ा बहुत वहाँ पर थोड़ा कर लेंगे। बट कोशिश करना कि 90-95% या 85% तुम्हारा सिलेबस अभी ही तुम रिवाइज अच्छे से कर लो इस एक वीक में। फिर चलेंगे सेकंड वीक में। सेकंड वीक में वापस दूसरा सब्जेक्ट उठाना, चाहे तुमने केमिस्ट्री उठाया, बायो उठाया, सेम आपको चीज़ करनी है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे कि वो वन शॉट देखने लगेंगे। वन शॉट यार तुम जब देखो जब वो चैप्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है और तुम्हें ज़रूरत है कि वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा तभी देखो, अदरवाइज वन शॉट्स के साथ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा तुम्हारा। तो उन्हीं चैप्टर्स के वन शॉट देखो जो वीक हैं और जो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं, तुमने पूरे साल में स्कूल टेस्ट के जरिए, कोचिंग टेस्ट के जरिए जैसे भी तुमने कवर अप किए हैं, उनको तुम अब अपने नोट्स से रिवाइज करते जाओ। जो भी तुम्हें बेस्ट नोट्स लगते हैं अपने खुद के बनाए हुए हैं या जिस भी नोट से तुम थ्रू आउट द ईयर पढ़ते आए हो वहां से अपना चैप्टर कवर अप कर लो। एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, सारे सॉल्व करना। एग्जाम्पलर का मतलब है कि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि अब यार वो वाली चीजें हो गई कि हम इधर उधर का ज्यादा ज्ञान नहीं ले सकते, हम मेन चीज पे जाएंगे। ठीक है, वो वाला काम करना है। फिर तीसरे हफ्ते के अंदर तुम्हें जाना है सबसे ईजी सब्जेक्ट की तरफ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बायो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ईजी लगता है उनको। तो ईजी लगता है तो मैं बोलूंगी बायो को भी तुम्हें लास्ट वीक में कंप्लीट करना, और लास्ट वीक में आराम से उसको थ्योरी फटाफट पढ़ के नोट से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। दैट्स इट। ऐसे करके तुम्हें 21 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब है। ठीक है, अब ऑप्शन नहीं है। अगर अब नहीं किया तो फिर भूल जाना कि सिलेबस कंप्लीट भी होगा, रिवाइज भी होगा और नंबर भी आएंगे, भूल जाना सब कुछ। ठीक है, ये प्रैक्टिकल से हो गए और ये पूरा का पूरा जनवरी का शेड्यूल हो गया। अब ये टेंशन मत लेना कि फेब में जाके क्या करना है। फेब का मैं आराम से आपको बता दूंगी फेब में कैसे प्रोसीड करना है। पहले जनवरी कंप्लीट कर लो। ठीक है, जनवरी में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर इसी हिसाब से चलते हो ना, इस टाइम टेबल के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से, जनवरी में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बहुत जोश से भर जाओगे। ठीक है यार, फरवरी में निकाल लेंगे अपन एग्जाम। ठीक है, तो बस यार यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए, यही प्लान फॉलो करते हुए आपको जनवरी को अच्छे से यूज करना है और प्रैक्टिकल्स को यूज करना है। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना है कि आई विल बी द नेक्स्ट टॉपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मुझे कमेंट्स में ये भी बताते रहिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए है। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल। ऑल आई नीड इज योर लव एंड सपोर्ट, बिकॉज इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।